अभिनंदन श्रोतागण, लीजिए प्रस्तुत है कहानी शर्त, गौरा पंत शिवानी जी के द्वारा लिखी हुई। मुर्ग रोस्ट होगा सरकार? खान सामे ने पर्दे से झांककर पूछा। हाँ, और सब बन गया अली? रमा ने फूलदान ठीक करते करते पूछा। जी सरकार, बिरयानी तैयार की है, फिश मैकरोनी बनाकर फ्रिज में रख दिया है और कोफ्ता कोरमा सब तैयार है, बस सीखची बनने को है। अली की फ्रेंच कट सफेद दाढ़ी के बाल भी आज विशेष करीने से संवरे थे। ठीक है, रमा ने फूलदान उसे थमाकर कहा, इसे खाने की मेज पर लगा देना और देखो मुर्ग वैसा ही बने जैसा लॉर्ड एस्ले की दावत पर बना था। तुम्हारी तारीफ पंडित जी तक पहुंच गई है अली, अब लगता है कि तुम हमारे हाथ से छिटक जाओगे। नहीं सरकार, कत्थे से सनी बत्ती सी दिखाकर अली ने कहा, वैसे तो खुदा झूठ न बुलवाए, रोज अमेरिकी एम्बेसी वाले बुलवा भेज रहे हैं, पर आपका नमक खाया है, मजाल है कि कोई पहुंचा पकड़ ले। आप आराम से तैयार हो लीजिए, मुर्ग ऐसा बनेगा इंशाअल्लाह कि कभी बनाना होगा। अली की जिंदगी ही बावर्ची खाने में गुजरी थी। अंग्रेजी, इतालवी, जर्मन फौजी अफसर, रियासत के रजवाड़े, उनके शौकीन रेजिडेंट, सबकी ऊंची ऊंची पसंद को उसने चुटकियों में जिमा दिया था। मुर्ग बनाने की हर बारीकियां उसके जर्जर हाथों में सध गई थीं। कई सर्टिफिकेटों से उसका बक्सा भरा पड़ा था, पर हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसकी आजादी चली गई। खुदा बचाए इन हिंदुस्तानी मेम साहबों से। पहले एक कमिश्नर साहब के यहाँ नौकरी की, सुना था कि आईसीएस साहब हैं पूरे डिवीजन का शहंशाह, और वह भी अपने ही मुल्क का। चट से अली ने नौकरी कर ली। दूसरे ही दिन मेम साहब आलू गिन गिन कर देने लगी और दावत के लिए एक दिन सिगरेट के डिब्बे में डालडा देकर बोली, खान सामा बढ़िया मुर्ग बनाना, समझे, और इसी घी में कोफ्ते भी बना लेना। अली से रहा नहीं गया, अकड़ कर बोला, गुस्ताखी माफ हो गरीब परवर, मुर्ग तो बादशाही तबीयत का होता है, इतने से घी में तड़प कर रह जाएगा। बस उसी दिन उसे जवाब मिल गया। फिर गया एक डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ, जहाँ उसकी लाई चीजें मेम साहब फिर तराजू पर तोलती और हर छटाक पर उसका ईमान तोला जाता। अली वहां भी छोड़ आया और अंत में उसकी नाव किनारे लगी गई। उसकी इन मेम साहब ने जैसी चांद जैसी सूरत पाई थी, वैसे ही मीठे चश्मे सी तबीयत भी। दिन रात दावतें होती, प्राइम मिनिस्टर से लेकर राजदूतों तक की भीड़ लगी रहती थी, पर आज की दावत सबसे बढ़िया होगी अली, वह बोली। मेम साहब ने कहा और वह भी जी जान से जुट गया। सच, आज की दावत में रमा बाजी मार ले जाना चाहती थी। अपने ड्राइंग रूम के वैभव को उसकी मुग्धा दृष्टि बार बार चूम रही थी। एक एक पेंटिंग 4-4 हजार से कम की नहीं थी। कहीं दीवार पर उसका प्रधानमंत्री के साथ खिंचा चित्र टंगा था, कहीं वह महारानी एलिजाबेथ से हाथ मिला रही थी और किसी चित्र में वह धूप का चश्मा लगाए पोलो के विजेताओं को पुरस्कार के कप वितरित कर रही थी। विदेश यात्रा से लाए गए उसके सोवनियर यत्र तत्र बिखरे पड़े थे। देखकर ही लगता था कि किसी डिप्लोमेट की सूरजपूर्ण बैठक का कक्ष है। आज आएगी लीला, वही लीला जिसने वह अपने जीवन की सबसे बड़ी शर्त हार गई थी ठीक 20 वर्ष पहले। आज उसी हार का बदला लेना होगा। लीला का चित्र उसने कल की ईव्स वीकली में देखा था। कितनी मोटी और बेडोल होकर फूल गई थी बेचारी लीला। आज तुम देख लोगे कि तुम्हारा आनंद मुझे देखकर फिर वैसे ही उन्मत्त हो उठेगा, अपनी नासमझी पर मनी मन झुंझलाएगा, खींचेगा और बाहर भीतर जाते मुझे ही देखेगा, केवल मुझे, तुम्हें नहीं। तुम्हारे यौवन ने आज तुम्हें दगाबाज मित्र की भांति छोड़ दिया है और मैं हा 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 कर वह जोर से हंसने को जी हो आया रमा का। 2 साल में ही वह 40 की हो जाएगी, पर क्या उस चिकने से भोले चेहरे पर एक झुर्री भी उभरी थी? उन मस्तानी आंखों का जादू रत्ती मात्र भी कम नहीं हो पाया था। उसकी मंदोदरी देह वल्लरी क्या अभी भी बन्य लता सी लचीली नहीं थी? 20 वर्ष पहले उसके जी में आया था कि इसी नागिन सी लीला की छाती को चीरकर उसका खून पी ले, और आज कितने आग्रह से उसने उसी लीला को डिनर पर बुलाया था। अपने पति से उसने
कभी नहीं कहा और कहती भी क्या। यही आनंद पांडे जब ICS में सर्वप्रथम निकलकर कटी पतंग सा विवाह के मार्केट में आ गिरा तो समृद्ध जनक वर्ग दल बांधकर उसकी कटी डोर पकड़ने टूट पड़ा था। जूट के व्यवसायी श्रीकांत जोशी, जिनकी मेम सी गोरी दुहिता के लिए कितने ही पर्वती रससिद्ध कवीश्वरों ने कविता के पोथे लिख मारे थे। सिविल सर्जन राघव पंत, जिन्होंने अपनी श्यामा पुत्री के द्वाराचार में ही एक चीनी की मिल देने की घोषणा कर पूरे कुमाऊं समाज में खलबली मचा दी थी। और भोलेश्वर जोशी, जिन्हें कुमाऊं के उच्च गोत्रीय ब्राह्मणों ने बहुत नीच कुल के जोशियों से संबंधित सिद्ध कर दिया था, अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। मुंह मांगे दामों आनंद को जामाता रूप में खरीद कर, किंतु रमा उन सब मूर्खों की महत्वाकांक्षा की व्यर्थता जानती थी। उसके पिता की स्कूल मास्टरी ने उसके 10 प्राणियों के परिवार को मध्यम वर्गीय स्तर से भी बहुत नीचे पटक दिया था। वह जानती थी कि उनके अभावग्रस्त गृह में केवल 3 नीग्रो ओठ वाले मोटे मोटे प्याले और 5 बदरंग तस्तरियां थीं। कभी कोई सम्मानित अतिथि आ जाता तो पिछवाड़े का द्वार खोलकर वह अपने भाई बहनों में से किसी को दौड़ाकर पड़ोस से चम्मच मंगवाने भेज देती। एक तस्तरी में आध पाव मिठाई बिखेर बिखेर कर ऐसे सजा देती कि ढेर सी दिखने लगे। भाई बहनों को सिखाना पढ़ाना भी पड़ता। देखो, मेहमानों का मुंह मत ताकना, खबरदार जो टुकड़ा भी लिया कह देना हमने अभी खाया है। अतिथि के जाते ही उसका अनुशासन भंग हो जाता और भाई बहनों का जत्था टूट पड़ता। मिनटों में ही तस्तरी साफ हो जाती। माँ की फटी साड़ियों का आवरण ओढ़ते ओढ़ते घर की एकमात्र रजाई अपना अस्तित्व खो बैठी थी। पर फिर भी चिर दारिद्र से पूरी तरह निगले जाने पर भी स्कूली मास्टर रामदत्त पंत का काठ का पहाड़ी मकान सदा द्युतिमान तारे सा ही चमकता। मुनिया बुआ जब भी कभी मायके आती अपनी भाभी से यही कहती, जो भी हो नान बोझू, बच्चे तो तुम्हारे खरे कुंदन के टुकड़े हैं, एक से एक गंधर्व किन्नर, देख लेना अपनी यही रमुली लाखों की भीड़ में भी चमक कर ही रहेगी। क्यों नहीं मांगती आनंद की कुंडली। बुआ के छेड़े गए इस प्रसंग ने रमा की दुनिया बदल दी। बार बार वह आईने में अपना चेहरा देखती और लाल पड़ जाती। तुम भी लली की लली हो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कैसे कैसे लाट कमिश्नर रुक्मी को 5 सा फेर रहे हैं, मुझे क्या पूछेगी। एक लंबी सांस खींचकर उसकी माँ फिर उधेड़ी ऊन का मोजा बुनने लगती। कितनी खींच उठी थी उसे अम्मा पर उस दिन, लेकिन वह जानती थी कि उसका सौंदर्य ही पिता के कुल के वैभव का द्योतक नहीं है। गर्व से उसने घर के एकमात्र दर्पण में घूम घूम कर हर कोण से कितनी बार अपना चेहरा देख डाला। एक तुक्का आईना भी तो नहीं था घर में। एकमात्र दर्पण में बड़ी काली दरार थी। रंग बिरंगे नाना प्रकार के बिनाका के ट्रांसफर छोटे भाई ने इधर उधर चिपका दिए थे। एक साथ पूरा चेहरा देखने का कोई उपाय नहीं था। कभी एक जोड़ा रसीली चितवन दिख जाती तो कभी एक फांक मूंगिया अधर। अपने अंग प्रत्यंग पर रमा को गर्व था। एक तो वह वय संधि की उस ऊंची सीढ़ी पर खड़ी थी जहां से अपने सद्य प्राप्त यौवन धन की श्रेष्ठता सबसे प्यारी लगती है। अपने दरिद्र गृह की भी वह राजरानी थी, अपने अज्ञात काल्पनिक बर के हृदय की एक छत्र साम्राज्ञी। किंतु बुआ के प्रस्ताव ने अज्ञात बर को सहसा उजाले में खींचकर रख दिया था। अब उसे आनंद के हर कोट और स्वेटर का रंग कंठस्थ था। आनंद की माता रुक्मा उसके पिता की बाल सखा की पत्नी थी। इसी रिश्ते से वह उससे कहती थी रुक्मा चाची। आनंद के पिता सेक्रेटेरिएट में क्लर्क थे, किंतु पुत्र की महिमा ने उनके क्लर्की जीवन का समस्त कलुष धो पहुंच कर रख दिया था। नजरबाग में उनके 2 मंजिले मकान का नक्शा ही बदल गया था। पहले काया पलट हुई थी बैठक की। सब तिब्बती आसन और पहाड़ी चुटके, जिनमें सदा पानी से भीगे कुत्ते की सी बदबू आती थी, उठाकर गोदाम में फेंक दिए गए थे। उनका स्थान एक झकाझक करते मिर्जापुरी कालीन ने ले लिया था। एक सोफा सेट भी आ गया था और आनंद की दोनों बहनों को अंग्रेजी स्कूलों में दाखिल करवा दिया गया था। किसी भी अतिथि के आते ही वे दोनों अपनी नई सीखी अंग्रेजी कविता की आवृत्ति कर बेचारे अतिथि का खोपड़ा ही चाट कर रख देती थी।
22 वर्ष में पहली बार उन्हें लखनऊ की गर्मी असह्य लगी और पूरा परिवार अल्मोड़ा आ गया। अल्मोड़ा का शांत नगर भी एक बिसरे दरिद्र स्नेही आत्मीय सा है, जो अपने राजसी प्रवासी स्वजनों द्वारा बरसों से निरादर से भुलाए जाने पर भी मिलते ही अवहेलना की कसक को भूलकर बाहों में भर लेता है। आनंद के पिता भुवन चंद को भी अल्मोड़ा ने गले से लगा लिया। पूरा आंगन महिलाओं से भर गया। किसी ने रुकमा की छठी की पूड़ियां खाई थी, किसी ने उसके विवाह के दिन उसकी लटी गूंथी थी। अधिकांश व्यवहार कुशल चतुरा महिलाएं अपने विवाह योग्य कन्याओं को भी लेती आई थी। न जाने कब कौन रुकमा के वांछनीय कुंवर को हथिया ले। रुकमा सबके स्नेह और लाड़ में हाथों ही हाथों उछलती जा रही थी। 22 वर्ष पश्चात मिली आत्मीय स्वजनों की भीड़ में वह सरस डुबकियां लगा रही थी कि दिख गई रमा की अम्मा। हाय दिज्जू, उम्र हो गई पर तुम्हारे निगोड़े रूप ने हार नहीं मानी। हाय मैं कहाँ जाऊं, एक बाल भी तो सफेद नहीं हुआ तुम्हारा, और मुझे देखो, कहकर उसने अपने खिचड़ी वालों से आंचल को हटा लिया। सचमुच वह अधेड़ हो गई थी। माँ के पीछे संकोच से सिमटी रमा को खींचकर रुकमा ने गले से लगा लिया। आहा, क्या कुमंख्या रंग पाया है दिज्जू तुम्हारी छोकरी ने। जी में आ रहा है चंदन के धोखे माथे पर घिस लूं। क्षण भर में ही रुकमा ने सैकड़ों बातें पूछ ली। रमा की माँ घर लौटी तो हवा में उड़ी जा रही थी, और रमा उसके लिए तो उस दिन अपने आंगन में खड़ी काठी अखरोट की हर डाल सोने की बन गई थी, और डाल से भूलते सारे अखरोट नीलम, पुखराज और पन्नों में बदल गए थे। वह नित्य ही रुकमा की आ जाती, कभी स्वेटरों का गला बनाने, कभी मुगोड़ी तुड़वाने, और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी न किसी बहाने आनंद अम्मा के कमरे का एक आध चक्कर न लगा जाता। इतनी ऊंची परीक्षा में टॉप करने वाला मेधावी छात्र उस सामान्य गंभीर सी लड़की के सम्मुख सर्वदा अपने को बहुत छोटा महसूस करता। वह जानता था कि रमा के पिता दरिद्र होने पर भी बड़े महत्वाकांक्षी थे, और इसी से आधा पेट रूखा भोजन पाकर भी रमा को इलाहाबाद के अंग्रेजी साहित्य में एमए करवा रहे थे। कमरे से ही कभी किंग लियर और कभी ब्राउनिंग की सस्वर आवृत्ति करने पर भी रुकमा के पास बैठकर चावल बीनती रमा की गर्दन बेचारा आनंद उठवा नहीं पाता। कभी कभी उसे झुंझलाहट भी होती। हद दर्जे की गुमसुम लड़की है, आंख ही नहीं उठाती। एक लीला भी है, कितनी आनंदी लड़की। किंतु आनंद मन ही मन जानता था रमा की उन नशीली आंखों का जादू ही उसकी झुकी पलकों में छिपा था। कभी भी वह उसकी ओर आंख उठाती तो वह सब कुछ भूल जाता। पहाड़ी ताल के जादू रंग की भांत वह उन आंखों का रंग बदलता था, कभी भूरा, कभी काला और कभी हरा। एक दिन आनंद के साथ रुकमा आंगन में बैठी अखबार पढ़ रही थी कि हाथ में धोती के किनारों की बनी थैली लटकाए रमा की माँ आ गई। अरे बड़ी धूप में आई दीजू, यह क्या, कुछ खजूर सिंगल पकाकर लाई हो मेरे लिए। इतना कह बड़े स्नेह से रुकमा ने थैली छीन ली। रमा की माँ पसीने पसीने होकर जमीन पर गड़ सी गई। हाय, क्यों आ गई वह भुनिया लली के कहने में। कहाँ रुकमा का वैभव और कहाँ उसकी दरिद्र कन्या। रमा की थैली खुली और रमा की जन्म कुंडली जमीन पर गिर पड़ी। ओह, तुम आनंद के लिए लाई हो। अच्छा अच्छा, रखा हूँ ठाकुर जी के कमरे में, मिलान करके देखूंगी। आनंद लजाकर बाहर चला गया। रमा की कुंडली असंख्य जन्म कुंडलियों के अंबार में दबकर रह गई। रुकमा अपनी सरल सी दिज्जू से जबान खोल कर कुछ कह नहीं पाई। असल में आनंद का रिश्ता उसके बस की बात नहीं थी। बड़े बड़े अफसरों की फाइलों को ताश के पत्तों की सी चाल में चल देने वाले उसके पति का क्लर्की विवेक ही पुत्र का भावी रिश्ता तय करेगा। क्या वे एक सामान्य मास्टर की पुत्री को बहू बनाकर ला सकेंगे? असली और नकली का भेद क्या बता सकने का साहस होगा उसे? रुकमा के पास ही के मकान में रहते थे डिप्टी मिनिस्टर भोलेश्वर जोशी। दिन रात पास पड़ोस के खेत में ककड़ी की फलियां चुराने वाला ककड़ी चोर भोलिया न जाने कब देश का कर्णधार बन गया। खल्लाट चमकते सिर पर सफेद खादी की तिरछी टोपी नाव सी तिरती, दमकते ललाट पर चंदन की छोटी सी बिंदी चिकने चुपड़े चेहरे पर पवित्रता का केतन सा फहरा देती। भोलेश्वर की एक ही कन्या थी लीला। लीला बचपन से ही रमा के साथ स्थानीय स्कूल कॉलेज में पढ़कर बड़ी हुई थी, किंतु पिता के सिर की खादी टोपी जब से टोपी न होकर लक्ष्मी का बरदहस्त्र बन गई थी, वह पढ़ने लखनऊ चली गई। रूप रंग में अत्यंत साधारण सी ही थी लीला। सांवला रंग, मोटी नाक और सिकुड़ा सिमटा सा ललाट, किंतु रूप रंग ही तो सब कुछ नहीं होता।
होठों पर, आंखों पर विभिन्न तूलिकाएं फेर कर वह विधाता की कुशलता में त्रुटियां निकालती रहती। रमा प्रायः ही उससे सुनती, आज बाबूजी ने आनंद जी को चाय पर बुलाया था, परसों उन्हें खाने पर बुलाया है, पहाड़ी रस भात उन्हें बहुत पसंद है, हमारे नए महाराज गजब का रस पकाते हैं रमा, वह चटखारे लेकर कहती। मन ही मन पेट की आंतें तक जल जाती, पर रमा चुपचाप सब सुनती रहती। उसे एक ही बात का संतोष था, भोलेश्वर की रत्न जटित कन्या को रुक्मा चाची कभी पसंद नहीं करेंगी। मैसूर चंदन बन की सबसे श्रेष्ठ चंदन की बिंदी भी कुल के कलुष को कभी धो सकती थी। बहुत पहले भोलेश्वर की विधवा भाभी को लेकर पूरे अल्मोड़ा में बड़ी गंदी गंदी बातें चल पड़ी थी। कोई कहता था उनकी भाभी डूबी नहीं थी, स्वयं उन्होंने ही हरिद्वार में तीर्थ के बहाने ले जाकर उन्हें गंगा में धक्का दे दिया था। बात जो भी हो, सर्वथा निर्मूल नहीं थी। विदुर भोलेश्वर के वैभव ने उनके कलंक थोड़ा बहुत ढक दिया था, किंतु कुमाऊं की प्रसिद्ध होली के बेजोड़ गानों के रसिया नायक रहते भोलेश्वर। लड़कों की शैतान टोली झूम झूम कर उनके द्वार पर होली गाती और प्रत्येक वर्ष उनके पापों की स्मृति ताजा कर जाती। उनकी प्रेम कथा को गानों में गूंथ गूंथ कर इधर भोलेश्वर जोशी ने अपना रहन सहन बदल दिया था। बदन पर रहता आंध्र खादी का मिट्टी दाने का कुर्ता और खद्दर की अहिंसात्मक भटके की धोती। ब्रह्म मुहूर्त से ही उनका भजन पूजन आरंभ हो जाता। एक ही समय भोजन करते थे, वह भी सूक्ष्म फलाहार। आनंद का जन्मदिन पड़ता था बैसाखी पूर्णिमा को। उसी दिन भोलेश्वर जी के यहाँ सत्यनारायण की कथा भी थी। लीला ने कई बार रमा को बुलवा भेजा और कहा उसे जाना ही पड़ा। कथा चल रही थी, लीला उसे अपने कमरे में खींच ले गई। चल आ ही गई है, मुझे लग रहा था आज तू नहीं आएगी। आज तो आनंद का जन्मदिन है ना, नहीं गई अपनी चाची के यहाँ बड़े खाने? रमा तिलमिला उठी। ओह, वह समझ गई। कल लीला ने अपनी खिड़की से देखा होगा, आनंद के नए स्वेटर को उसके कंधे से लगाकर नाप रही थी। चाची किसी काम से बाहर गई थी और आनंद ने शायद जानबूझकर ही बड़ी जोर से छींक दिया था। सिर टकराते टकराते बच गया था। रमा को बड़ी जोर से हंसी आ गई थी, पर उस क्षणिक मधुर हास परिहास की रसधारा अचानक ही सूख कर रह गई थी। पास की खिड़की से एक सांवले निर्मम चेहरे की क्रूर दृष्टि दोनों को देख रही थी। बुरा मान गई रमा। लीला ने उसे खींचकर अपने पलंग पर बिठा लिया। कुछ कहने को ही बुलाया था तुझे, तेरे इन्हीं मनमोहन से मेरे रिश्ते की बात चल रही है पगली। इसी से सोचा तुझे आगाह कर दूं। बेकार में स्वेटर मत बुनना, सब मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ही करो निर्लज्जता से हंसने लगी। रमा का चेहरा क्षण भर के लिए सफेद पड़ गया, फिर आश्वस्त होकर वह खड़ी हो गई। निर्भीक दृष्टि से लीला की ओर देखकर उसने कहा, बात चलने में और रिश्ता पक्का होने में बड़ा अंतर है लीला। मैं शर्त रख सकती हूँ कि चाची तेरा रिश्ता कभी नहीं लेंगी। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बार बार उसे अपनी अल्प बुद्धि और आवेश पर क्रोध आने लगा। उस साली चाची को पूछेगा ही कौन? और तेरी शर्त? ही वह फिर हंसने लगी। रमा जाने लगी तो लेटे लेटे ही लीला ने उसे अंगूठा दिखा दिया। तू शर्त जीत गई लाडो, तो मैं तेरी बांधी, नहीं तो यह रहा तेरा इनाम। यह कहकर उसने मोटा काला अंगूठा फिर नचा दिया। रमा की आंखों में अपमान के आंसू छलक गए और वह धड़धड़ाती सीढ़ियां उतरती घर की ओर भागने लगी। संभल के कहकर उसने सकरी सी गली में किसी से टक्कर लगी तो देखा कि आनंद था। उसका आंसुओं से सना लाल पड़ा चेहरा और उड़े उड़े बाल देखकर आनंद खड़ा ही रह गया। क्या बात हो गई रमा? क्या लीला ने कुछ कहा है? कितने लाड और दुलार से उसने पूछा था। पर रमा का जितना क्रोध लीला पर था, सबका सब आनंद पर बरस पड़ा। आपका ब्याह उसी शहजादी से हो रहा है तो हुआ करे, किसी को अपने घर बुलाकर अपमान करवा के जी नहीं भरा क्या? बेचारा भौचक्का सा उसे देखता रह गया। क्या कह रही थी वह? उस दिन जरा सी भी समझ से काम लिया होता रमा ने, डूबते सूर्य की अरुण रश्मियों से रंजित अल्मोड़ा की उस सकरी सी गली में ही उसका अपना भविष्य बन सकता था। जब आनंद ने उसका हाथ पकड़कर कुछ कहने की चेष्टा की तो वह हाथ छुड़ाकर रोती रोती भाग गई थी। चीड़ के उस ऊंचे पेड़ के नीचे जहां से छन छन कर पड़ती किरणों का रंगीन जाल उसे लंबी सना सुंदरी बना रहा था। तरुण को अपना नहीं बना सकती थी। जाने से पहले रुक्मा चाची ने उसे बुलवा भेजा तो उसने रजाई में मुंह लपेटे बीमारी का बहाना बना दिया। उसकी माँ ही जाकर मिल आई थी। अम्मा और बाबूजी की बातें भी जीर्ण रजाई का आवरण चीरकर उसका हृदय
कर गई थी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि वह हमें क्या पूछेंगे, तुमने ही टिक टिक लगाई थी। लीला से ही रिश्ता पक्का हो गया है। आग लगे इस रुकमा के तीरथ भरत को, आखिर लाई भौजी के यार की बिटिया को। अम्मा का स्वर रुलाई और खीज में डूब कर रह गया। धुंधली आंखों पर टूटी कमानी का चश्मा लगाए उसके बाबूजी जब बोर्ड के नीरस डेपुलेशन में डूबे थे, भोलेश्वर की पैनी राजनीतिक चालों ने आनंद को बांध लिया। कुछ दिनों तक रमा अपनी अधमरी सी खटिया पर पड़ी रही और फिर भुनिया बुआ उसे अपनी ससुराल लेती गईं। बुआ के ही पड़ोस में एक लाल छत की ऊंची सी हवेली थी। तराई की सब कोठियों में अधिक ही चमकती थी वह कोठी। ऊंची मेहराबें आकाश छूती थीं और खिड़कियों पर लकड़ी के बने हाथी, घोड़े और पहाड़ी नक्काशी में खुदे द्वारपाल बार्निश से चमचम चमकते रहते। बुआ कहती थी, इसी को कहते हैं भाग्य। उम्र भर सनीचर का दान ले लेकर बुद्धि वल्लभ पंडित ने आलीशान कोठी खड़ी कर ली और लड़का ICS में बैठा है। क्या पता निकल भी जाए। सचमुच ही गिरीन्द्र जोशी निकल ही गए आया। यही नहीं, एक दिन सफेद अंगरखा पहन पगड़ीधारी पंडित जी रमा का चिन्ह मांगने भी आ गए। रमा रोई धोई खाना पीना छोड़ा, पर बुआ की एक कर्कश धमकी ने ही उसका गुमान नशे की तरह उतार कर रख दिया। उल्लू की पट्टी और किसे कहते हैं? क्या अब दान का तेल लड़के के बदन में चिपका है? थोड़े संबंध के ही तो नीचे हैं। आग लगे ये कुमाऊं की मान मर्यादा। अब कहाँ से लाए तेरे लिए सेला खोला के जोशी और सिमल्टी के पांडे? खबरदार जो रोई धोई। धूली अर्घ के समय पति के कुल के सांखोच्चार ने घूंघट के नीचे उसकी आंखें भिगो दी। छी छी, ICS है तो क्या है तो सनीचर का दान लेने वाले जोशियों का बेटा। किंतु विवाह के 20 वर्षों में वह ससुर कुल द्वारा दिए गए तेल के दान को धीरे धीरे भूल गई। पति के ऊंचे औधे ने उसके पितृकुल के दारिद्र को धो पोंछकर एकदम ही साफ कर दिया था। सब भाई बहन ठिकाने लग गए थे। उसकी सरल सी अम्मा अब गांधी आश्रम की श्वेत रेशमी साड़ी पहनकर समाज सेवका बन गई थी। उसके पति का कद ठिगना और नाक मोटी थी। नाटे कद की महिमा को उसकी बढ़ती तोंद ने और भी बढ़ा दिया था। अपनी सुंदरी पत्नी के बगल में वह सचमुच ही नहीं जचता था, किंतु उसकी फॉरेन सर्विस ने उसके सील सौजन्य को और भी निखार दिया था। निष्कपट हृदय का सौंदर्य जो पानी में तैरते तिनके की भांति स्वयं ही चेहरे पर उभर कर उसे आकर्षक बना डालता है। ऐसा ही आकर्षण था गिरीन्द्र जोशी के चेहरे का। रमा वास्तव में लक्ष्मीपति की ही अंकशायनी थी। रूखी रोटी खाने पर भी जो गौरवर्ण आंखों में लगता था वह स्वास्थ्य की लालिमा से दमकने लगा। अंग अंग पर सुख संतोष की आभा थी। 2 राम लक्ष्मण से पुत्र गौर मोहन और श्यामल कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। विदेश से आई दोनों बेटों की तस्वीर को उसने ऐसे कोनों में सजाकर रख दिया था जैसे आते ही लीला को डस ले। वह सुन चुकी थी कि विदेश के चरक भी लीला का बांझपन दूर नहीं कर सके थे। आज उसने विशेष परिश्रम से ही घंटों लगाकर केश विन्यास किया था। देख लेगी, लीला की मास्टर की कन्या भी लेटेस्ट ब्रिगेडी बॉर्डर स्टाइल की उन्मादनी से बिखरे बाल बना सकती है। दौमी रॉ सिल्क की चांदनिया साड़ी में उसका चंपई रंग और खिलता है वह जानती थी। इसी से उसने साड़ी निकाली जिसे पहनकर लोग श्रीमती कैनेडी को भी देखना भूलकर उसे ही देखते हैं। बिना बाहों की मयूर कंठी चोली जिसे उसने आदिवासी नर्तकियों की टोली से नमूना लेकर सिलवाया था, उसके रंग से ही घुल मिल गई थी। पलकों को बिना मोड़े ही छोड़कर विधाता ने जो सामान्य सी भूल की थी उसे भी उसने सुधार लिया था। ट्विस्टर से उन्हें घुंघराला बनाकर मस्कैरा का जाल बिछाकर उसने दर्पण पर दृष्टि डाली। उसके स्ट्रॉबेरी से रसीले होठों को कभी लिपस्टिक के माधुर्य याचना नहीं करनी पड़ी थी। आज भी उसने केवल गालों की लाली से ही उन्हें विलासी बनाकर छोड़ दिया था। आज क्या पछतावे से सिर नहीं धुनेगा आनंद। अच्छा हनी, मैं लोगों को जाकर ले आऊं अपनी कार में। गिरीन्द्र कमरे में कहता ही आया और रमा की साज सज्जा देखकर ठिठक गया। भाई जान, रमा यह कौन सी साड़ी निकाली तुमने? बेचारे आनंद की बदसूरत लीला का भी तो कुछ ध्यान किया होता। कट कर रह जाएगी तुम्हें देखकर। आज वह मन ही मन कहेगा। यह वाक्य भी पूरा नहीं हो पाया था कि कार का हॉर्न सुनाई दिया। लगता है वे लोग आ गए। गिरीन्द्र हड़बड़ाकर बाहर गया। रमा का कलेजा इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे बाहर आकर ही मानेगा।
क्या कह गया था गिरीन्द्र? बेचारे को क्या पता कि आज ही नहीं 20 साल पहले भी उसका सौंदर्य आनंद से मन ही मन बहुत कुछ कहलवा चुका था। ओह नमस्कार नमस्कार मिसेस जोशी, वाह आप तो जरा भी नहीं बदली। अरे ये आपके बेटों की तस्वीर है, देखो लीला, कितने बड़े बेटे भी हो गए हैं मिसेस जोशी के। बड़े उत्साह से आनंद ने रमा के पुत्रों की तस्वीर उठा ली। चश्मा ठीक कर वह उन्हें देखने लगा। गिरीन्द्र और रमा का चेहरा पुत्रों की प्रशंसा सुनकर गर्व से खिल उठा। रमा ने कनखियों से देखा, लीला का स्याह चेहरा और भी स्याह पड़ गया। फिर पति की उत्साह में कोई दिलचस्पी नहीं लेकर वह धम्म से सोफे पर बैठ गई। कितनी गर्म हवा चल रही है आनी, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, क्यों है ना मिस्टर जोशी? चौड़े पर्स से आईना निकालकर उसने चेहरे पर पफ फेरा। हाँ बेहद गर्मी है, क्या बात है अपने अल्मोड़ा की हवा की, कहता गिरीन्द्र आनंद के पास ही बैठ गया। रमा के हाथ पैर क्रोध से ठंडे पड़ गए। हद है बेहूदगी की। सरल पति को तो उसका अपमान छू भी नहीं गया, एक अक्षर भी उससे नहीं बोली लीला। सचमुच लीला बहुत ही फूल गई थी। रंग विदेशों की हवा भी नहीं निखार सकी थी। संतान वंचिता अधिकांश नारियों की भांति उसका चेहरा जेल की किसी क्रूर महिला वार्डन सा बन गया था। आनंद की हंसी, उसके स्वर की परिचित झनकार ने रमा को चुपचाप सा बना दिया था। लीला ही धारा प्रवाह बोलती जा रही थी। साहित्य, राजनीति, डिप्लोमेसी और विदेशी शराब, कोई भी विषय ऐसा नहीं था जिस पर बहस नहीं चली। अकेली रमा ही सिर झुकाए बैठी रही। आनंद और गिरीन्द्र दोनों ही लीला ने अपनी वाणी विन्यास के जाल में पूर्णतः लपेट लिया था। खाना लगा तो लीला बिना प्रशंसा किए ही झकोरने लगी। रमा के डिनर की ख्याति राजधानी के ओर छोर तक फैली थी। कंगली सी लीला मुर्ग का सीना तक चिचोड़ कर खा गई, पर फूटे से मुंह से यह नहीं निकला कि मुर्ग क्या लाजवाब बना है। लीला तो लीला, आनंद भी पत्नी की ओर बार बार देख रहा था, जैसे किसी बहुत बड़ी दावत में पहली बार गया हो। सहसा कोई बच्चा आंखों ही आंखों में अपनी माँ से पूछता है, यह खा लूं, वह खा लूं, और सबकी आंख बचाकर आंखें दिखाकर माँ उसे डपट देती है, खबरदार जो अब कुछ लिया। ऐसा ही कुछ इशारा कर दिया था शायद लीला ने। रमा ने देखा, सहम कर आनंद ने प्लेट खिसका दी। स्त्रियों को विधाता ने बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि दी है। कौन पति अपनी गृह का स्वामी और कौन अपनी पत्नी के शासन की डोर में जकड़ा क्लीव है, ये एक ही क्षण में पता चल जाता है। रमा ने देखते ही ताड़ लिया था कि आनंद सदा उसी जंजीर में बंधा रहेगा। डिनर के बाद अली एक अद्वितीय जापानी सेट में अरबी कहवा ले आया। रमा जानती नहीं थी कि कॉफी की ऐसी अनमोल क्रीम डली घूंट लीला के ककड़ी चोर बाप को भी नसीब नहीं हुई होगी। आधा ही प्याला पीकर लीला ने मुंह पोंछ लिया। अब चलो आनी, बड़ी देर हो गई, उसने कहते ही आनंद उसके आदेश की प्रत्यंचा में तीर सा सदकर उठ खड़ा हुआ। कुशल पीटी मास्टर की भांत लीला उसे उठा गिरा रही थी। अब आंखों ही आंखों में जैसे उसने कहा, दाहिने देख। धन्यवाद मिसेस जोशी, आनंद ने कहा, किंतु उसकी आंखें स्वतः ही गिरीन्द्र के चेहरे की ओर मुड़ गईं। बड़ा ही अच्छा समय कटा भाई जोशी, धन्यवाद कहकर गिरीन्द्र के मासल गुदगुदे हाथों को पकड़कर जोर से हिलाया। अतिथियों को विदा देने रमा बरसाती तक चली आई। गिरीन्द्र और आनंद आगे आगे चलने लगे। लीला जानबूझकर पिछड़कर रमा के साथ हो गई। रमा का माथा ठनका। अचानक वह चलते चलते कैसा स्नेह, क्या अपने रूखे दुर्व्यवहार के लिए वह क्षमा मांगने तो नहीं पिछड़ गई। लीला ने रमा का हाथ बड़े ही लाड़ से पकड़ लिया और कहा, अपने मियाँ को तनक संभाल कर खिलाया करो। डिप्लोमेट की पत्नी हो, अपने पति के व्यक्तित्व को तांगे के घोड़े के भांति संवारना पड़ता है। देखती नहीं कितनी तोंद निकल आई है जोशी की। रमा का सुंदर चेहरा व्यथा से नीला पड़ गया। उसका पति क्या तांगे का घोड़ा है? लीला ने स्पष्ट ही तो कर दिया था, देख ले आनंद के छठे शरीर को और फिर देख अपने पति के बेडोल मोटापे को। लीला भी समझ गई कि उसके बिस बुझे तीर का बार खाली नहीं गया। देखो तो रमा, उसकी जहरीली हंसी ने रमा को फिर डसा। यह अंगूठी कैसी है? अनकट डायमंड की है, कल ही आनी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। सोचा तुझे दिखाने को कहा था, चलते चलते दिखा ही दूं। पहले रमा स्तब्ध रह गई। कैसी अंगूठी दिखाने को कहा था? क्या कह रही है लीला? ओह पगली, भूल गई। नहीं, भूली नहीं होगी, हम औरतें कभी शर्त नहीं भूलती। वह फिर हंसी। रमा का सिर चकरा गया। 20 वर्ष की शर्त को रमा भूल गई थी, पर लीला नहीं भूली थी। रमा ने देखा हुआ उसे अनकट डायमंड की अंगूठी नहीं, अपना स्याह
मोटा अंगूठा दिखा रही थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। कृपया मेरी कहानी को, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।